जात की महिलाएं मजा देने के लिए होती है, तो छोटी जात का जूता मजा देने के लिए होता है। मैंने कहा था उन लोगों को। चंद्रशेखर को साल 2017 में सहारनपुर में जातीय दंगा फैलाने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेजा गया था। कहानी उस लड़के की जिसने बहुजन राजनीति की दिशा बदल दी। चंद्रशेखर उर्फ रावण को सहारनपुर पुलिस ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रावण को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में डाला गया था। आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण सहारनपुर की जेल से रिहा हो गया है। कहानी उस लड़के की जिसने दलितों के संघर्ष में अपनी जान की बाजी लगा दी। कहानी उस लड़के की भी जिसने चमार शब्द को गर्व के साथ बोलने की लड़ाई लड़ी। चंद्रशेखर उर्फ रावण को रिहा कर दिया गया है। चंद्रशेखर की गाड़ी के ठीक पीछे वो कार दिखाई पड़ रही है जिसमें हमलावर सवार थे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर बदमाशों ने हमला कर दिया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाई गई थी और 4 राउंड फायर भी किए गए थे। उस लड़के पर रासुका लगा, 16 महीने की जेल हुई। वो लड़का जब सांसदी का चुनाव लड़ने की बात कर रहा था तो उसे गोली तक खानी पड़ी। विपक्ष उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, मगर वो हताश नहीं हुआ। वो हारा नहीं, वो लड़ा और जीत कर सदन पहुंचा और अब उस सरकार से एक सांसद की हैसियत से सवाल करेगा जिस सरकार ने कभी उसे राजद्रोह के केस में जेल भेजा था। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। तीन दिसंबर साल 1986 सहारनपुर के घड़कौली गांव में एक लड़के का जन्म होता है। ये लड़का कोई और नहीं, चंद्रशेखर आजाद था। आजाद के पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। आजाद बताते हैं कि मेरे पिताजी अध्यापक थे, फिर भी उनको जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। पहली बार उनका सवर्ण जाति वाले गांव में ट्रांसफर हुआ। जब स्कूल पहुंचे तो सहकर्मी कहने लगे कि मास्टर जी, आपका ग्लास कहाँ है? अपना ग्लास नहीं लाए? यहाँ तो आपको अपना ग्लास अलग रखना पड़ेगा। वह घर लौटे और घर लौटकर ये सारा वाकया अपने बेटे को सुनाया और कहने लगे कि देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन अब भी हमारे साथ इस तरह का भेदभाव होता है। ये कहानी सिर्फ आज़ाद के पिता की नहीं है, बल्कि इस देश के तमाम बहुजनों की है। इस किस्से ने आज़ाद की आत्मा को झकझोर दिया, लेकिन आज़ाद के पिता ऐसे अकेले इंसान नहीं थे जिनके साथ ऐसा हुआ। एक दिन सहारनपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। 5 मई 2017 की ये तारीख हिंदुस्तान में दलितों पर हुए अत्याचार की सबसे बड़ी दास्तानों में से एक है। राजपूतों की एक भीड़ ने सहारनपुर जिले के शबीरपुर गांव में दलितों के 25 घरों में आग लगा दी। लोग अपनी जान बचाकर घरों से भाग रहे थे, लेकिन एक दलित युवक इन्हीं घरों में से किसी एक में जिंदा जल के मर गया। दरअसल इस घटना की शुरुआत तब हुई जब सहारनपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर शिमलाना में महाराणा प्रताप जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उस शोभा यात्रा को जिस गांव से निकाला जाना था वो दलित बहुल्य गांव था। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, पुलिस बुला ली। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव होने लगा, जिसमें ठाकुर जाति के एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद शिमलाना गांव में जुटे हजारों लोग करीब 3 किलोमीटर दूर शब्बीरपुर गांव पहुंच गए। यहां भीड़ ने दलितों के 25 घर जला दिए थे। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत और 14 दलित गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद दलितों के अंदर सन्नाटा पसर गया। इस घटना के बाद गांव में दलितों और राजपूतों के बीच संघर्ष और बढ़ गया। आइए जानते हैं ये किस्सा कैसे शुरू हुआ। 9 मई 2017 दलित युवाओं के संगठन भीम आर्मी ने सहारनपुर के गांधी पार्क में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इसमें हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के रोकने के कारण प्रदर्शनकारियों का आक्रोश और बढ़ गया और कई जगहों पर भीड़ और पुलिस के बीच झड़पें हो गई। इसके बाद तारीख आती है 21 मई 2017। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसमें चंद्रशेखर रावण सार्वजनिक रूप से सामने आए। इसके 3 दिन बाद बसपा सुप्रीमो मायावती शब्बीरपुर के पीड़ित दलित परिवारों से मिलने गई। मायावती की सभा से लौट रहे दलितों पर ठाकुर समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया।
जिसमें एक और दलित युवक की मौत हो गई। तनाव और हिंसा पर काबू न पाने के कारण सहारनपुर के 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एसपी और जिलाधिकारी को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निलंबित कर दिया। इसके बाद 8 जून 2017 उत्तर प्रदेश पुलिस ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तारीख आती है 2 नवंबर 2017। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दंगे से जुड़े सभी 4 मामलों में जमानत दे दी। आजाद उस समय सहारनपुर में हत्या के प्रयास, आगजनी और अन्य गंभीर धाराओं के मामलों में इन पर केस दर्ज था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी राहत नहीं मिली। चंद्रशेखर को बेल मिलने के 2 दिन बाद यानी 4 नवंबर 2017 को पुलिस ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत केस दर्ज किया। इसके अगले साल 28 जनवरी को योगी सरकार ने चंद्रशेखर पर रासुका की अवधि 3 माह के लिए और बढ़ा दी और लगभग इसके 11 महीने बाद 14 सितंबर 2018 को चंद्रशेखर आजाद को जेल से रिहा किया गया। यह कहानी थी एक लड़के के चंद्रशेखर बनने की। यह कहानी थी दलितों के उस संघर्ष की जो सिर्फ ये बताना चाहते थे कि वो जाति के तौर पर किसी से छोटे नहीं। इस घटना के बाद भीम आर्मी का दलित समुदाय में जो दबदबा और पहुंच थी वो बढ़ गई। दलित समुदाय का नेतृत्व कर रहे चंद्रशेखर का दावा है कि भीम आर्मी यूपी सहित देश के 7 राज्यों में फैली हुई है। इसमें करीब 40,000 सदस्य जुड़े हुए हैं। इस संगठन का केंद्र सहारनपुर का घड़कौली गांव है। गांव के बाहर एक साइन बोर्ड लगा है। इस बोर्ड पर लिखा है द ग्रेट चमार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ग्राम घड़कौली आपका स्वागत करता है। घड़कौली गांव के दलित चमार शब्द पर ऐतराज नहीं करते बल्कि गर्व महसूस करते हैं। अपनी पहचान और अपनी जाति पर इस गांव के दलित शर्मिंदा नहीं है बल्कि फख्र करते हैं। भीम आर्मी की पहुंच दलित समुदाय तक भले ही हो गई, लेकिन चंद्रशेखर के लिए रिहाई के बाद का समय भी आसान नहीं रहा। 19 दिसंबर 2019 नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन चंद्रशेखर बच के वहां से पुलिस को चकमा देकर किसी तरह निकल गए और जामा मस्जिद में हो रहे सीए विरोध प्रदर्शन में अचानक जनता के बीच से संविधान की तस्वीर लेकर निकलते हैं। दरअसल भीम आर्मी सीए कानून का विरोध करने के लिए जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च निकालने चाहती थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। इसके बावजूद चंद्रशेखर ने इस आंदोलन को सफल बनाया और जनता के बीच अपनी खास पहचान बना ली। अब तक चंद्रशेखर आजाद देश भर में अपनी पहचान बना चुके थे। कुछ उन्हें दलित नेता कहते थे, कुछ उन्हें युवा नेता मान रहे थे। इसके बाद चंद्रशेखर सक्रिय राजनीति में उतरते हैं और अपना पहला चुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से लड़ते हैं, जहां महज उन्हें 7,640 वोट मिले और वो चौथे स्थान पर रहे। इसके बाद कई लोगों ने उनका राजनीतिक तौर पर मजाक बनाया, लेकिन चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी और अपना काम जारी रखा, जिसके कारण उनके दुश्मन बढ़ने लगे। और इसके बाद 28 जून 2023 को वो दिन आता है जब चंद्रशेखर पर एक जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनकी जान बाल बाल बच गई। दरअसल कुछ लोग चंद्रशेखर की गाड़ी पर फायरिंग करते हैं और एक गोली उन्हें छूकर निकल जाती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिर आता है लोकसभा 2024 का चुनाव, जिसमें सबको उम्मीद थी कि अखिलेश यादव उन्हें इंडिया गठबंधन में जगह देंगे और नगीना सीट पर चंद्रशेखर का टिकट लगभग तय माना जा रहा था। बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट पर तकरीबन 16 लाख मतदाता हैं, जिसमें लगभग 46% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 21% दलित आबादी है। लेकिन आखिरी समय पर उन्हें गठबंधन में भी जगह नहीं मिली। इस सवाल पर चंद्रशेखर ने जो जवाब दिया उसे सुना जाना चाहिए। पूरी उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी। ऐन मौके पर जो आपके साथ धोखा हुआ, उसको लेकर के समाज में क्या गुस्सा है और लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरे पास 80 टिकट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और देश भर में 543 टिकट हैं। मैं आज़ाद समाज पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं और आज़ाद समाज पार्टी अभी राजस्थान में चुनाव लड़ के आई, 2 सीटों पे दूसरे नंबर पे और 10 सीटों पे तीसरे नंबर पे रही। तो पूरे देश में हमारा वोट है, पूरे देश में हमने संगठन तैयार किया है। हमें
हमने ये प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी भी रुक जाए और इस आंदोलन की मजबूत आवाज़ भी बन जाए, जहाँ सब लोग सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के नोटिस से डर के, झूठे मुकदमे, जेलों से डर के घर में घुस जाते हैं। वहाँ पूरे देश में अकेली आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद ऐसी है जो किसी हर लड़ाई को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, सीना तान के लड़ती है। एक तो सवाल, अब किसी ने हमारी मदद नहीं की, इससे काहे की नाराजगी करना। जब कोई साथ नहीं आया तो उन्होंने अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी और केतली के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा। इसके बाद अखिलेश यादव और आकाश आनंद यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही चंद्रशेखर पर हमलावर दिखाई दिए। लेकिन चंद्रशेखर का कहना था कि उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। नगीना सीट पर हमारी टीम भी गई और हमने वहां का माहौल देखा। वहां के बच्चे, बुजुर्ग सब चंद्रशेखर के साथ दिखाई दे रहे थे। चंद्रशेखर जगह जगह सभाएं कर रहे थे और अपनी केतली दिखाकर लोगों से कह रहे थे कि इस बार अपना वोट बर्बाद मत करना। नगीना का समीकरण भी बहुत रोचक था, जिससे उनके जीतने की उम्मीदें जताई जा रही थी। उस दौरान हमने नगीना सीट पर रिपोर्ट की और हम चंद्रशेखर से मुलाकात भी कर आए। वहां के लोगों से भी जायजा लिया कि आखिर हालात क्या हैं। अंततः उन्होंने नगीना से अपना चुनाव जीत लिया। इसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए नए संकट और बहुजन राजनीति में नए नेता के उदय के तौर पर भी देखा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद की कहानी इस देश के तमाम बहुजनों की कहानी है कि किस तरह से दलितों ने अपनी जाति के सम्मान के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष लड़ा और सदन तक पहुंचे। ये कहानी एक सामान्य लड़के के गांव से चलकर जेल पहुंचने और जेल से चलकर सदन पहुंचने की। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी बताइए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी तमाम अपडेट्स हम आपके पास लेकर आते रहें।